हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगला जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। देखिए, इसमें जब ये एक्ट आया तो कुल मिला के सेक्शन कितने थे? 470। उसके बाद क्या है, कुछ एक सेक्शंस ऐड भी किए गए हैं, कुछ एक सेक्शन डिलीट भी किए गए हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं अभी। ठीक है, जैसे मैं बताया कि कुल 470 सेक्शन है, 470। तो हम तो केवल इस चैप्टर में क्या है कि कुछ एक बेसिक सी बातें करेंगे। ये कंपनी का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या हैं, बेसिक सी बातें। ठीक है। और जो डिटेल है कंपनीज एक्ट 2013 की, वो हमें पढ़ने को मिलेगी सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल पे। अभी तो क्या है, केवल कुछ बेसिक सी बातें होंगी। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझाना चाहूँगा, ताकि क्या है कि आपको एटलीस्ट कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी पहले हो। ठीक है बेटा। तो चलिए, तो मैं आपको बताऊंगा पहले कि जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं वो कौन सी है? इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं वो कौन सी है? सबसे ऊपर जो अथॉरिटी आती है बेटा, वो आती है एमसीए। एमसीए तो मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और दूसरी क्या है? आरडी। ठीक है, इसका नाम क्या है? रीजनल डायरेक्टर्स। और उसके बाद क्या आता है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है। अब बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बेसिक समझना है। बहुत डिटेल में जो बातें होती हैं वो होती हैं सीए इंटर प्लस सीए फाइनल लेवल पे। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एमसीए का मतलब मैंने क्या समझाया आपको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है। ये केवल एक अथॉरिटी है। ठीक है। जैसे आपका जो प्रोफेशन है सीए का, ठीक है, तो भी कौन रेगुलेट करती है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक अथॉरिटी है। ठीक है। पूरे देश में आरडी क्या है? रीजनल डायरेक्टर। ये रीजन वाइज होते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है। आरओसी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये स्टेट वाइज होती है, हर स्टेट में एक। बट जो आरओसी जैसे है, होती तो हर एक स्टेट में एक है। बट जैसे अब अ, पंजाब तथा हरियाणा की जो आरओसी है वो एक ही है। ठीक है, चंडीगढ़ में। और जैसे अब क्या है कि जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपको पता है कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, पुणे में, मुंबई में। तो वहाँ पे क्या है कि जो आरओसीज हैं वो दो हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी आरओसीज हैं? दो हैं। ठीक है। तो ऐसे तमिलनाडु में भी क्या है, एक कोयम्बटूर में है, एक चेन्नई में है आई थिंक। ठीक है, वहाँ पे भी क्या है कि दो आरओसीज हैं। महाराष्ट्र में दो हैं, तमिलनाडु में दो हैं। और कई जैसे मैंने बताया कि स्टेट्स हैं, उनकी एक ही आरओसी है। जैसे बताया कि पंजाब तथा हरियाणा की एक ही आरओसी है। ठीक है नहीं? तो क्या है ये बेटा भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आरओसी है वो क्या है कि एक स्टेट के हिसाब से एक होती है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? एमसीए तो क्या है कि जैसे ये एक्ट आया तो कौन लेके आया? मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो पार्लियामेंट में पेश किया गया बिल को, बिल पास हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के साइन हुए। तो ये जो बिल था, कंपनीज बिल 2013, वो क्या बन गया? एक्ट बन गया, द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो एमसीए का काम क्या है? तो जो ये बिल को लेके आना, उसको पास करवाना पार्लियामेंट में। उसके अलावा एमसीए का बेटा जो काम है, ठीक है, वो है रूल्स को बनाना। ठीक है। तो कोई भी एक्ट होता है, खास करके हम अभी कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, तो कंपनीज एक्ट क्या है बेटा? एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। जितनी बातें कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं करी गई, उससे ज़्यादा बातें, तो ज़्यादा बातें कहाँ लिखी हुई हैं? रूल्स में। ठीक है। तो यानी कि अब देखो, अब ज़्यादा बातें रूल्स में लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? रूल्स में लिखने का ये फ़ायदा होता है कि रूल्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, तो चेंज करना आसान होता है। एक्ट को अगर आपको बदलना है तो आपको पहले क्या है कि पार्लियामेंट में उसको लाना पड़ेगा प्रपोजल। तो वो पार्लियामेंट से परमिशन मिलेगी, राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब वो अमेंड हो पाएगा। बट द रूल्स चेंज करने हैं तो एमसीए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, रूल्स क्या इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, उसके बाद उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लिया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? आरडी। आरडी का काम क्या है? आरडी जो देखता है वो देखता है जो आर जितनी भी आरओसीज हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नॉर्थ एरिया का एक आरडी है, तो नॉर्थ में जितने भी आरओसीज हैं उनकी काम को देखना।
कि उनका जो ROCs का काम जो है वो सुचारू ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, एक ROC के काम को देखना, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर के काम को देखना, किसके, ROC के काम को देखना प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के काम को देखना। किसका काम है, RD। MC क्या करता है, MC जो बिल लेके आया उसने पेश किया किसमें, ठीक है, MC की जो भी उसका जो मंत्री है, ठीक है, मिनिस्टर, उसने पेश किया, पार्लियामेंट ने उसमें पार्लियामेंट से पास करवाया। ठीक है, एक तो क्या है जो लॉ बनाया, दूसरा क्या है, सेकंड थिंग इज दैट MC ने क्या है कि जो रूल्स फ्रेम करने हैं। ठीक है, जो रूल्स फ्रेम करने का काम है ये किसका है, MCA का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ठीक है, और जो RD का काम क्या है वो ROC को देखता है प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को। ROC की वर्किंग प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की वर्किंग को कौन लुक आफ्टर करता है, रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, और ROC का काम क्या है, जितनी भी ये कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती हैं, फाइलिंग होती है, जितनी फॉर्म फाइलिंग वगैरह होती है, ये सारा कौन देखता है, ROC। यानी जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं कंपनीज के, ठीक है, तो फाइलिंग वगैरह के, कंपनी का काम तो कंपनी संभालेगी, और जो फाइलिंग के जो काम होते हैं, तो कोई फॉर्म फाइल करना है, कंपनी रजिस्टर करवानी है, ठीक है, कुछ भी फॉर्म फाइल करना है, तो सारा कहाँ होता है, वो ROC के पास। थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि 3 प्रकार की अथॉरिटीज़ है, ठीक है, इस एक्ट में, ठीक है, जिसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। पहला MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेकेंड थिंग इज RD, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर, एंड द थर्ड वन इज ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और उसके बाद बताता हूँ मैं इसमें, अब जो अपील होती है, अपील के लिए 2 मेजर अथॉरिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कौन सी है, NCLT, दूसरी कौन सी है, NCLAT। NCLT क्या है, नेशनल, मैं आपको इसलिए बताता हूँ इसकी मीनिंग कि बाद में ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि है क्या। ठीक है, अगर आप बाद में कोई ऐसा वर्ड आता है तो एटलीस्ट आपको पता तो होना ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, NCLT का क्या मतलब है, NCLT का क्या मतलब है। ठीक है, तो NCLT का मतलब क्या है, NCLT स्टैंड फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, और जो NCLAT है, NCLAT स्टैंड फॉर नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, NCLT का मतलब क्या हुआ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLAT स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। यानी NCLT के खिलाफ जो अपील होती है वो कहाँ होती है, NCLAT में। ठीक है, NCLT के खिलाफ जो अपील होती है वो कहाँ होती है, NCLAT में। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स आपको समझ आ गए, NCLT प्लस NCLAT। और मैं आपको बताऊं कि जो उसकी वेबसाइट है जहाँ पे आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं या कोई फॉर्म फाइल करते हैं, तो एक वेबसाइट है जहाँ पे से सारा काम होता है। तो वेबसाइट का नाम क्या है, www.mca.gov.in। ठीक है, तो mca.gov.in पे जो सारी फाइलिंग होती है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक सी बातें मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई। एक मैंने बताया कि जो अथॉरिटीज़ जो हैं क्या हैं, जिनका काम क्या है, एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, MCA, RD एज वेल एज ROC। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज दैट जहाँ पे आप अपील वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पे क्या है कुछ आपके साथ कुछ धक्का होता है, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, NCLT, NCLAT। ठीक है, NCLT क्या है, NCLT का क्या मीनिंग क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और NCLAT का मीनिंग क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, और ये जो वेबसाइट का नाम क्या है, www.mca.gov.in। ठीक है, और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है, ये क्या है कि रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। रूल बेस्ड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, किसमें लिखी गई हैं, रूल्स में। ज़्यादा बातें लिखी कहाँ पे गई हैं, रूल्स में। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम ये एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, ये पहले तो चैप्टर्स में बटा होता है, इसके 29 चैप्टर्स है। चैप्टर क्या होगा, जैसे चैप्टर 1 हो गया, ठीक है, प्रिलिमिनरी के बारे में, उसमें क्या आ गया कि कंपनी का नाम, एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, और उसके बारे में आ गया कि जो उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या हैं सारी की सारी। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी बातें हैं, जैसे डायरेक्टर्स के बारे में, डिविडेंड है, वो सारा क्या चैप्टर्स में बटा होता है। जैसे आपकी किताब होती है, उसका एक इंडेक्स होता है,
इंडेक्स में क्या लिखे होते हैं? चैप्टर्स। आप देखते हैं ना कि इंग्लिश की किताब में कितने चैप्टर्स हैं, ऐसे ही क्या है कि कंपनीज एक्ट भी क्या है कि चैप्टर्स में बटा हुआ है। कोई भी एक्ट होता है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के क्या है कि 29 चैप्टर्स हैं, जी क्लियर। उसके अलावा इसमें क्या है, 470 सेक्शन, जैसे मैं बताया आपको, एक्ट आया 470 से, उसके बाद कुछ चलता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो एमसीए उसको कुछ को हटा देती है, कुछ नए ले आती है सेक्शंस, ये चलता रहता है, ये क्या ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा इसमें 7 शेड्यूल्स हैं, आपको याद रखने हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। एक्ट के एंड में कुछ शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 वगैरह। 1 है वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स का है, 2 डेप्रिसिएशन का है, ठीक है ना। ऐसे वो चलते जाते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, चलते जाते हैं। कुल मिला के कितने 7 शेड्यूल्स हैं। तो मैंने आपको समझाया कि एक्ट में क्या है, 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 470 सेक्शंस हो गए, 7 शेड्यूल्स हो गए। अब दूसरी बात मैंने बताई कि रूल्स। अब देखिए, एक्ट तो पास किसने किया? पार्लियामेंट ने। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की अप्रूवल मिली, तो ये क्या बन गया? एक एक्ट बन गया, बिल बिकेम एन एक्ट। अब जो रूल्स हैं, ठीक है, इसको कौन लेके आता है? बनाता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो बहुत सारी बातें, मेजोरिटी जो बातें की गई हैं, वो कहाँ पे की गई हैं? वो एक्ट की बजाय रूल्स में की गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रूल्स होते हैं, इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि कल को चेंज करना आसान है, कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो क्या है कि उसको चेंज करना आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इससे। क्या आती है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना बेटा। तो क्या है कि रूल्स ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, उसको चेंज करना है तो एक नोटिफिकेशन निकालेगी एमसीए, चेंज कर दिया, ठीक है नहीं। पर एक्ट में एक छोटा सा सेक्शन में एक अक्षर भी चेंज करना है, तो आपको लोकसभा राज्यसभा की अप्रूवल चाहिए, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसकी अप्रूवल चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही क्या है कि इम्प्लीमेंट हो पाएगा। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा। उसके बाद एक चीज़ बता दूं मैं, अब एक्ट में जैसे सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं, किसी भी सेक्शन में लिखा होता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो जहां भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द आ गया, एक्ट में कहीं भी प्रिस्क्राइब शब्द आ जाता है, एक्ट में कहीं भी प्रिस्क्राइब शब्द आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। यानी जब हम सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 करके पढ़ते हैं, तो सेक्शन में कहीं भी ये शब्द लिखा होता है कि हैज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज ए रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें किसमें की गई हैं? रूल्स में, ठीक है। इसमें क्या है कि इस एक्ट में मोर देन 500 टाइम्स, मोर देन 500 टाइम्स क्या है, शब्द यूज किए गए प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड शब्द का इस्तेमाल जो है दैट इज मोर देन 500 टाइम्स। यानी कि जब भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं, सेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो जहाँ भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द आ गया तो आपको रूल्स जाके देखना पड़ता है। तो 500 से ज़्यादा बार, 500 से ज़्यादा बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रिस्क्राइब्ड। दैट मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट में रूल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, ये आपका अभी केवल सीए फाउंडेशन लेवल है, आपको इसमें इतना ज़्यादा डीपली डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो ये मेरा फर्ज था कि पहले जो बेसिक्स की कुछ बातें हैं वो बताना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? कंपनी का मीनिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी, क्लासेस ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी जो रजिस्टर कैसे होती है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। उसके अलावा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कंपनी काम कैसे करेगी, कंपनी का मकसद क्या होगा, कंपनी किस काम के लिए बनी है, कंपनी काम कैसे करेगी, वो सारा किसमें होता है? मेमोरेंडम में, जिसको क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। और आर्टिकल्स, ठीक है, सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिक सी बातें हैं कुछ, कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर कैसे होती है, मेमोरेंडम एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो फीचर्स हैं कंपनी के, ठीक है, फीचर्स में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ये तो उन्होंने समराइज करके दे दिया जो पढ़ना क्या क्या है, ठीक है।
फीचर्स हो गए, कॉर्पोरेट वेल एंड थियरी होगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, शेयर कैपिटल है, शेयर्स के बारे में, मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, ये कुछ बातें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले क्या इंट्रोडक्शन है। द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कहते हैं कि देखिए जो कंपनीज एक्ट 2013 लाया क्यों गया? इससे पहले भी कंपनीज एक्ट थे। ठीक है, सबसे पहले जो था वो कंपनीज एक्ट 1866 था। ठीक है, फिर 1882 आया, फिर 1913 आया। ठीक है, फिर 1942 का ऑर्डिनेंस आया, फिर 1956 था। ठीक है, जो पिछला एक्ट था वो था द कंपनीज एक्ट 1956। उसको रिपील करके, इसको खत्म करके नया एक्ट लाया गया था, कंपनीज एक्ट 2013। अभी लाते क्यों है? कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं पिछले एक्ट में, कुछ ना कुछ लगता है कमियां हैं, समय बदलता है, समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं। तो नई ज़रूरतों के अनुसार क्या है कि एक्ट में बदलाव किया जाता है, पिछले ख़त्म किए जाते हैं, नए लाए जाते हैं। अब कहते हैं कि इस एक्ट का मकसद क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, यानी कि पिछले एक्ट को ख़त्म करके नया एक्ट लेके आना विद अमेंडमेंट्स, विद संशोधन, अमेंडमेंट के साथ क्या नया एक्ट लेके आना। ठीक है, इस एक्ट का मकसद था पिछले एक्ट को ख़त्म करना और उसमें जो नेसेसरी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है तो साथ में लेके नया एक एक्ट बनाना। ठीक है, ये कहते हैं जो पिछला एक्ट था उसका नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 1956, मैंने बताया। कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी एक्ट थे। 42 का मैंने बताया ऑर्डिनेंस था, 1913 का एक्ट था, 1882 का एक्ट था उससे पिछला, फिर 1866 का था। ठीक है, तो यानी तो अब हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 2013। तो उससे पिछला कौन सा था? द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है बेटा, फिर कहते हैं कि ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956। और कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हाँ, जो कंपनीज एक्ट 1956 है तो ख़त्म किया जाए, नया लाया जाए। देखिए मैं बताता हूँ कि कंपनीज एक्ट 1956 में दिक्कतें क्या थी। एक्चुअली उसमें क्या था, जब वो कंपनीज एक्ट 1956 लाया गया था उस टाइम कोई डिजिटल सिस्टम था नहीं। आजकल तो आपने देखा गूगल मीट चल रहा है, जूम चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स हो रही हैं। तो उस समय क्या है कि कानून में ये चीज़ें थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था। आजकल तो क्या है, कोई भी रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होते हैं, मीटिंग्स वर्चुअली हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, उस समय क्या था, एक तो डिजिटल सिस्टम नहीं था कुछ भी, और कंपनीज नाम मात्र थी, कंपनीज थी भी छोटी छोटी। और अब क्या है कि कंपनीज तो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है नहीं? तो उन कंपनीज में बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने के लिए, उन कंपनी में एथिकल गवर्नेंस लाने के लिए क्या है कि बहुत सारे बदलाव किए गए। ठीक है, बहुत सारी पेनल्टीज लगाई गई, नई पेनल्टीज को बढ़ाया गया, और ये जो ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट है इसको अलाउ किया गया कि आप क्या है, मीटिंग जो होती हैं वर्चुअली भी हो जाती हैं, ऑनलाइन होती हैं। ठीक है ना? कहते हैं कि तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चेंजेस को देखते हुए, बदलाव को देखते हुए, देश की ग्रोथ को देखते हुए, कंपनीज की ग्रोथ को देखते हुए कंपनीज एक्ट 2056 को रिपील किया और उसकी जगह क्या लाया गया? द कंपनीज एक्ट 2013 विद। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें बताया आपको 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स है। 7 शेड्यूल्स में क्या है कि जैसे देखिए सारी बातें क्या होती हैं एक्ट में, सेक्शंस में नहीं लिखी जाती, तो कुछ एक बातें क्या है कि शेड्यूल में लिख दी जाती हैं। मैंने बताया कि सेक्शन शेड्यूल 1 जो है इसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का, अब जो डिटेल है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की वो कहाँ दी गई है? सारी शेड्यूल 1 में। अब 2 जो है वो डेप्रिसिएशन के बारे में है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी, क्या मेथड होगा, वो सारा कहाँ शेड्यूल 2 में है। 3 में बता रखा है कि बैलेंस शीट कैसे तैयार होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार होगा। 4 में बता रखा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ वगैरह क्या होंगी, ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। 5 में बता रखा है कि जैसे जो मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, एमडी वगैरह, ठीक है, एमडी है, मैनेजर है, सीईओ वगैरह, ठीक है, उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनका रेमुनेशन कितना होगा। 6 में बता रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बारे में। 7 में बता रखा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो काफ़ी डिटेल में होती हैं, तो सेक्शंस में नहीं लिखा जा सका। ठीक है, उनमें से उनको सेक्शन में नहीं लिखा जा सकता, उनको कहाँ ऐड कर देते हैं? शेड्यूल्स में। ठीक है, तो क्या है कि जो एक्ट होता है वो बटा होता है किसमें? एक्ट सेक्शंस में, शेड्यूल्स में। ठीक है, और काफ़ी हिस्सा कहाँ चला जाता है? रूल्स में। जो प्रोसीजरल बातें होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, जैसे मान लीजिए फॉर्म फाइल करना है, ठीक है, ये तो कहाँ लिख दिया? एक्ट में लिख दिया, सेक्शन में लिख दिया।
अब कौन सा नंबर होगा फॉर्म का, ये कहाँ लिखते हैं, रूल्स में। फॉर्म का नंबर क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये बातें कहाँ आती हैं, रूल्स में। ठीक है, जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं तो वो किसके पास चली जाती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं जिन्होंने एक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है बेटा, फिर कहते हैं द एंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल, 29 चैप्टर्स। सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रूल्स। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एक्ट क्या है, एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। मेजोरिटी पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज कंटेन्ड इन द रूल्स, द रीजन बीइंग इज द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कि कल को कुछ चेंजेस करना है, बदलाव लेके आना है, तो क्या है कि एमसीए नोटिफिकेशन ला के उसको बदलाव कर सकती। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें बताया इसका मकसद क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। अब पुराने एक्ट में क्या था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या है इसमें शामिल किया गया, नए एक्ट में लाया गया। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था पुराने एक्ट में। पहले था कि अगर कंपनी आपने स्टार्ट करनी है तो कम से कम वो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। तो एक्ट क्या है कि 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके आया। एक व्यक्ति, जैसे मैं अकेला ही क्या है कि कंपनी बना सकता हूँ, तो कंपनी की लिबिलिटी भी क्या होगी, लिमिटेड। आपको पता है कि जो प्रोप्राइटरशिप होती है तो वहाँ पे जो प्रोप्राइटर होता है उसकी लिबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और इसमें क्या है कि प्रोप्राइटर की लिबिलिटी क्या है, जो आपका जो 1% कंपनी में 1% की लिबिलिटी क्या है, लिमिटेड। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी चीज़ें नहीं लाएगी। एक कहते हैं कि मकसद क्या था, एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े शेयर्स होते हैं। मान लीजिए मेरे पास गिनती के 3-4% शेयर्स हैं कंपनी के, ओबियसली आई एम ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब मैं क्या कि कंपनी के बिहाफ पे कोई बड़ा डिसीजन तो अकेला ले नहीं सकता, मैं क्या हुआ, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन द रोल ऑफ विसल ब्लोअर। कहते हैं कि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, जो विसल ब्लोअर हैं, विसल ब्लोअर कौन होते हैं, जो अपनी बात को रख सकते हैं, जो शिकायत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसको किसी डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत है, कंपनी की किसी कंपनी के एमडी या डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत है। पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं था कानून में कि एक व्यक्ति कहाँ शिकायत कर सकता है। तो इस एक्ट में क्या है कि वो पूरा मैकेनिज्म दिया गया है कि अगर किसी को कोई शिकायत है, शिकायत को किस प्लेटफॉर्म पे ला के रखा जाए। ठीक है, दस दिस एनेक्टमेंट सीक्स टू मेक आर कॉर्पोरेट रेगुलेशन मोर कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो कुल मिला के इस एक्ट में क्या है कि ये जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट 1956 को ख़त्म करके ये एक्ट आया, द कंपनीज एक्ट 2013। और इस एक्ट में कुल मिला के 470 सेक्शन थे जब ये एक्ट आया। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ सेक्शन एडिशन किए गए हैं, कुछ सेक्शन डिलीशन किए गए हैं। उसके अलावा क्या इसमें कुल मिला के 29 चैप्टर्स हैं, यानी ये जो 470 सेक्शंस है ये 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे आपके एक किताब होती है वो चैप्टर में डिवाइड होती है, ऐसे क्या है कि जो पूरा कंपनीज एक्ट है, जो 470 सेक्शंस हैं, ये क्या है कि 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर कुल मिला के 7 शेड्यूल्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, यानी कि जो मेजोरिटी पार्ट है इसका वो कहाँ कंटेंड है, इन द रूल्स। ठीक है, ये क्या है, रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। और मैंने बताया कि मोर देन 500 टाइम्स द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, कि जहाँ भी हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं कहीं प्रिस्क्राइब शब्द आ गया तो मतलब आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगी देखने को, रूल्स में। तो यानी कि आपको एक्ट को मिला के पढ़ना है, किसके साथ, रूल्स के साथ। आप एक्ट को इन आइसोलेशन स्टडी नहीं कर सकते, आपको क्या है, रूल्स को भी साथ में लेके चलना होगा, रूल्स को भी साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, समझ आया। और इस एक्ट का मकसद क्या था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करना। ठीक है, और जो दिक्कतें थी पिछले कानून में उन दिक्कतों को दूर करना। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब कहते हैं कि एक्ट लागू कहाँ कहाँ होता है। एक तो कहते हैं कि देखिए इस एक्ट के तहत जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उस पर एक्ट लागू होगा। उसके अलावा कोई भी कंपनी तो प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, एक कंपनी जो कहते हैं इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हुई है उस पर तो लागू होगा ही होगा। उसके अलावा जो प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई थी, पिछले कंपनी लॉ कौन से हैं, मैंने आपको बताया जैसे पिछले कंपनी लॉज कौन से हैं,
ठीक है, पिछले कौन से थे? द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। पिछला कौन सा था? एक सेकंड, ठीक है, द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। उससे पिछला कौन सा था? है कि जो एक ऑर्डिनेंस था, द कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1942 का, ठीक है। तो पिछले कौन से थे? द कंपनीज एक्ट 1913, ठीक है। फिर था 1882 का था, ठीक है। फिर कौन सा था? ठीक है, ये सारे एक्ट थे। 66 का था एक। ये पुराने क्या थे सारे? ये प्रीवियस कंपनी लॉ। ये सारे क्या है? 66 है, 82 है, 1913 है, ऑर्डिनेंस हो गया, फिर उससे क्या हो गया? एक्ट हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है बेटा? ऑर्डिनेंस, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। ये सारे क्या है? प्रीवियस कंपनी लॉज हैं। सारे क्या है? प्रीवियस कंपनी, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो एक्ट है वो किस पे अप्लाई होगा? कोई भी कंपनी जो बनती है इस एक्ट के तहत। ये एक्ट कौन सा है? कंपनी एक्ट 2013 के तहत। या प्रीवियस कंपनी लो। प्रीवियस कंपनी लो कौन से है? ये जैसे हम सुनते हैं कि रिलायंस इतने साल पुरानी कंपनी है, ये कंपनी 50 साल पुरानी है, ये 100 साल पुरानी है। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई कंपनी 100 साल पुरानी है तो मतलब वो कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई होगी? इस एक्ट के तहत, है कि नहीं? अगर कोई 50 साल पुरानी कंपनी है तो वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई होगी, है कि नहीं? बेशक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत, तो उन सभी पे क्या है कि ये एक्ट लागू होगा। तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं बेटा कि ये एक्ट लागू होता है इंश्योरेंस कंपनीज पर, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज पर, कंपनीज जो एंगेज्ड हैं इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, and such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force, and the CG government, सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification specify in this behalf। देखिए बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, इसको समझिए। एक तो कहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत या उससे पिछले जो कंपनीज एक्ट थे उनके तहत कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उन सभी कंपनीज पे ये एक्ट लागू होगा। एक बात तो क्लियर। उसके अलावा कहते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनीज है या बैंकिंग कंपनीज है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है। तो कंपनीज क्या है? जो इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, ठीक है, इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, यानी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन पे भी लागू होगा। बट एक लाइन बार बार रिपीट की गई है, ये वाली, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ सैड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRD एक्ट 1999। मतलब क्या हुआ? देखिए इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज के अपने एक्ट है। कौन से एक्ट हैं? जैसे ये हो गए इंश्योरेंस एक्ट हो गया 1938 और IRD एक्ट, ठीक है। अब कहते हैं कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 या IRD एक्ट 1999 कि अगर कोई प्रोविजंस मिसमैच करती है इस एक्ट के साथ तो उनकी एक्ट का जो उनके जो पर्टिकुलर एक्ट बने हैं उनकी प्रोविजन लागू होगी, ना कि इनकी। समझ गए? सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखिए इस एक्ट की प्रोविजंस इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी लागू होती हैं, बट अगर कहते हैं इनके जो अलग से एक्ट हैं, इंश्योरेंस एक्ट है या IRD एक्ट है, उनकी कोई प्रोविजंस इस कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन से मिसमैच करती है तो उन एक्ट की प्रोविजन लागू होगी, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस। सिमिलरली अगली बात में भी ये लिखा कि कहते हैं कि ये एक्ट जो है कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी लागू होगा, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी लागू होगा। बट अगर जो बैंकिंग कंपनीज के लिए जो अलग से एक्ट बना हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसकी कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन के साथ मिसमैच करती है तो उनकी प्रोविजन लागू होगी, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेम बात क्या है कि अगले लाइन में लिखी है कि कहते हैं कि वो कंपनी जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन और सप्लाई में शामिल है, उनके ऊपर एक्ट कौन सा लागू होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की जो कोई प्रोविजन मिसमैच करती है कंपनीज एक्ट 2013 की किसी प्रोविजन से तो उनकी प्रोविजन लागू होगी, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन। आपको समझ आ रहा होगा। बेशक बैंकिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, उनकी किसी एक्ट की प्रोविजंस
अगर मिसमैच करती है कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन से तो उनकी प्रोविजन लागू होगी, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 की। ठीक है, ये कहते हैं कि देखिए कोई कंपनी अगर किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है, ठीक है, अगर कोई कंपनी क्या है, कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है, ठीक है, तो उस पर भी ये प्रोविजंस लागू होंगी। ठीक है, शैल अप्लाई टू एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। फिर कहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी, ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट होता है कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है इन पे भी कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा तो होगा भाई। ठीक है, तो सीधी सीधी बात होगी, कंपनीज एक्ट 2013 लागू कहाँ होता है? हर एक उस कंपनीज पे जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं, या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे, हमने बताया कि 1866 हो गया, 1882 हो गया, 1913 हो गया, 42 का ऑर्डिनेंस हो गया, 1956 का एक्ट हो गया। तो इस एक्ट के पहले जो भी कंपनीज थी उनके तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं, ठीक है, उन पर लागू होगा। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, उन पर भी ये एक्ट लागू होगा। बट अगर उनके जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक्ट्स हैं उनकी कोई प्रोविजन मिसमैच करती है इस एक्ट की प्रोविजन से तो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कोई कंपनी बनी है तो उस पर भी ये लागू होगा। उसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है उस पर भी ये लागू होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कंपनी के बारे में। ठीक है, तो कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स क्या हैं, कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स क्या हैं। तो कहते हैं कि देखिए कंपनी की दो बातें होती हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना, इसमें दो बातें हैं, एक तो है मीनिंग, एक है डेफिनेशन। मीनिंग तो होता है कि जनरल साहब एक मीनिंग बता दिया, जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसका वो हमने कहा कि इसका ये मीनिंग ये है। जैसे हम कहते हैं कि जो कंपनी है वो क्या है कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो लोग इकट्ठे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं, एक मीनिंग है। एक होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होती है एक पर्टिकुलर लॉ के तहत होगी, जैसे लॉ ने ऐसा बोला तो ऐसा ही बोला। अब मीनिंग में तो ये आ जाता है कि यहाँ भी दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एक कंपनी है। पर एक्ट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ सीधा कहते हैं कि कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कंपनी का मीनिंग क्या है, तो कंपनी इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है या पिछले किसी कंपनी लॉ के तहत वो कंपनी और कोई कंपनी नहीं है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत अंतर होता है। मीनिंग तो क्या है कि हम जनरल से बात कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली उसको एज इट इज़ यूज़ करना है, उसको आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल इंटेंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो कहते हैं कंपनी क्या चीज़ है, कॉर्पोरेशन क्या चीज़ है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप और हम क्या है, नेचुरल पर्सन है। हम क्या है, नेचुरल पर्सन है। हम हाथ हिला सकते हैं, आंखें हमारी यहाँ पलक चपकते हैं हम, ठीक है, बात करते हैं, मुँह से करते हैं, बोलते हैं, खाते हैं मुँह से। ठीक है, तो क्या है कि हम तो क्या है कि नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, इनविजिबल होती है, कोई देख थोड़ी नहीं सकता है कंपनी को। अगर मैं कहूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जानते हैं आप, ठीक है, आप हाँ रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, बताओ कितनी बड़ी है कोई बड़ी भूत जितनी? नहीं। ठीक है, वो इनविजिबल है। कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि वो केवल इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है, इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसकी कोई फिजिकल उसकी कोई की क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, और दूसरा क्या, वो इनविजिबल है जैसे मैं बताया। थर्ड क्या है, इंटेंजिबल। ठीक है, जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, ये क्या है, केवल एक लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है, इसलिए किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल पर्सन, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। बीइंग ए mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence। कहते हैं कि देखिए अब ये क्या है कि केवल एक mere creation of law है, mere creation of law, तो ये वही प्रॉपर्टी पोजेस कर सकती है, वही ये एसेट्स होल्ड कर सकती है, केवल वही पावर्स हो सकती हैं जिसको एक कानून देता है। ठीक है, तो कानून द्वारा प्रदान की गई, कानून द्वारा प्रोवाइड की गई यहाँ एसेट्स को एक्सेस कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ये कहते हैं इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हैने ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अभी आपको बंदों के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ये केवल एक मीनिंग है कि कंपनी क्या है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है, ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है। ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity, ये सब पढ़ेंगे अभी आगे जाके, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, ठीक है। सेपरेट एंटिटी यही होता है कि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में जाके, ठीक है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी के कामों के लिए मेंबर या मेंबर के कामों के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। उसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है बेटा, कि यानी कि मेंबर्स आते जाते रहेंगे और कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मेंबर्स आते जाते रहेंगे बट कंपनीज को कोई इफेक्ट नहीं होता, दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील क्या होता है कि जैसे कंपनी के अपने हाथ पैर तो है नहीं, तो कंपनी हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद ए टूल, कंपनी हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद ए टूल कॉल्ड कॉमन सील, तो कंपनी को कॉमन सील प्रोवाइड की गई है। बट पहले क्या होता था, कंपनी के पास कॉमन सील होना कंपलसरी था, और अभी ऑप्शनल है, कंपनी के पास कॉमन सील होगी या नहीं होगी चलेगा, ठीक है। दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज फीचर्स ऑफ द कंपनी स्किंकली, यानी कि हैनी ने जो बताया, ठीक है, इसने क्या है कि एक तरह की इसकी डेफिनेशन को भी बता दिया, मीनिंग भी बता दिया। ये कंपनी क्या है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो एग्जिस्टेंस में आती है, साथ में उसके फीचर्स भी बता दिए, साथ में क्या उसके फीचर्स भी बता दिए, इसकी कॉमन सील होती है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो चलिए हम इसको अब पढ़ते हैं लॉ के हिसाब से, आगे क्या है लॉ के हिसाब से, तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। क्या कहते हैं, सेक्शन 2(20) जो है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या बोलता है, डिफाइन करता है कंपनी के मीनिंग को। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें बताया कंपनी क्या है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी इस एक्ट के तहत जो कंपनी बनी है वो कंपनी है। इस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 के तहत, या प्रीवियस कंपनी लॉज, जैसे कंपनी एक्ट 1866, 1882, 1913, 42 का ऑर्डिनेंस, 56 का एक्ट, ठीक है। तो कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी, ठीक है। यह है सेक्शन 2(20) के तहत कंपनी की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर द चैप्टर द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी विल बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। अब मेन क्या है, फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के, जैसे बताया कंपनी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, मतलब कंपनी के कामों के लिए मेंबर्स और मेंबर्स के कामों के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। कंपनी अगर कुछ गलत करती है उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं है। मेंबर्स अगर पर्सनल कैपेसिटी में इंसॉल्वेंट हो जाता है, इट डजंट अफेक्ट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो जो मेंबर है वो अलग है, कंपनी जो अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। मेंबर्स जो है वो कंपनी के कामों के लिए या कंपनी जो है मेंबर्स के कामों के लिए लायबल नहीं होती, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि मेंबर आते जाते रहेंगे, मेंबर क्या है आते जाते रहेंगे, ठीक है, बट कंपनी क्या है चलती रहेगी, यानी मेंबर का आना जाना कंपनी की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता, मेंबर्स का आना जाना कंपनी की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लिबिलिटी। देखिए कहते हैं कि देखिए मेंबर की जो लिबिलिटी होती है वो कहते हैं कि लिमिटेड होती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कंपनी के हिसाब से। अगर मान लीजिए कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो मेंबर की लिबिलिटी तो लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू जो अनपेड कैपिटल है, जिस मतलब अगर मान लीजिए मैंने 10 रुपये के शेयर खरीदे हैं, मैंने एक शेयर खरीदा कितने का, 10 रुपये का, 8 मैं उस पर पे कर चुका हूँ, तो मेरी लिबिलिटी रह कितनी गई, 2, ठीक है। ये तो लिबिलिटी क्या है मेरी, लिमिटेड। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की जो लिबिलिटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स की लिबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो मेंबर की जो पर्सनल एस्टेट है, यानी मेंबर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी लायबल होती हैं फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स, मेंबर्स की पर्सनल एस्टेट इज ऑल्सो लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। तो मेंबर की जो लिबिलिटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी की टाइप क्या है उस पर डिपेंड करती है मेंबर की लिबिलिटी, ठीक है जी। फिर कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन क्या है कि जैसे बताया कि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे नेचुरल पर्सन है, जैसे मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बोल के, अब
आप भी क्या है कि समझ रहे हैं अपना दिमाग लगा के। कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी के हाथ पैर नहीं, कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। तो कंपनी जो काम करती है वो क्या है, वो थ्रू नेचुरल पर्सन से ही करती है। वो क्या है, थ्रू नेचुरल पर्सन से ही करती है। जैसे कंपनी के जो भी काम होते हैं, कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो कौन करता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि कंपनी जो होती है, इट कैन एक्ट थ्रू द ह्यूमन एजेंसी ओनली, ये लोगों के जरिए ही काम करती है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एजेंसी एक तरह की कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, बिल्कुल सही है। कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी के खिलाफ केस करती है, कंपनी के खिलाफ केस होता है तो कंपनी के नाम पे ही होता है। अगर आज एक कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीदती है तो कंपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदती है, किसी मेंबर के नाम पे नहीं खरीदती, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है। दैट मीन्स कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। बट कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग एट इट ऑन, कंपनी जो भी करेगी किसी न किसी ह्यूमन एजेंसी के जरिए ही करेगी। जैसे कि अब देखिए कंपनी है, कंपनी है, ठीक है। कंपनी के बिहाफ पे कौन होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कंपनी के बिहाफ पे जो डे टू डे वर्किंग के लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो कौन ले रहे होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, कंपनी कोई प्रॉपर्टी बेचती है, कुछ ऐसे काम है, उसके लिए डिसीजन कौन लेता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और कुछ एक डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेते हैं, कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, ठीक है। कुछ एक डिसीजन कौन लेते हैं, कंपनी के मेंबर्स। मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं एज पर लॉ। तो उनको जो वो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, BR, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, BR, ठीक है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिंपल मेजोरिटी वाले, एक होते हैं 100% मेजोरिटी वाले। बोर्ड के जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी वाले, एक 100% मेजोरिटी वाले, ठीक है। जहाँ पे सारे के सारे जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं वो फेवर में होने चाहिए, तो बोलते हैं 100% मेजोरिटी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी वाले उसको तो BR ही बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। जहाँ पे डायरेक्टर्स की सारी तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे फेवर में चाहिए होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा यूनानिमस रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। अब जो मेंबर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो दो तरह से लेते हैं। एक क्या होता है OR, एक क्या होता है SR। OR बोले तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या चाहिए होती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 101 मेंबर है, 101 वोट है मेंबर्स की, 51 फेवर में है, 50 अगेंस्ट है, 51 फेवर में, 50 अगेंस्ट है, एक भी वोट एक्स्ट्रा हो गई, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी मेजोरिटी, तो दिस इज कॉल्ड OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट SR में क्या चाहिए होता है, 3 टाइम्स मेजोरिटी। SR में क्या चाहिए, 3 टाइम्स मेजोरिटी, यानी कि जो वोट्स फेवर में चाहिए, जो वोट्स फेवर में चाहिए अगेंस्ट का 3 गुना फेवर में होनी चाहिए। तो वोट्स फेवर में चाहिए वो कितनी चाहिए, वोट जो फेवर में चाहिए वो कितनी चाहिए, अगेंस्ट का 3 गुना, यानी अगेंस्ट अगर वोट कितनी है तो फेवर में कम से कम कितनी चाहिए, 300, इज कॉल्ड SR, ठीक है। तो मैं अभी समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। OR SR याद रखना आपका काम नहीं है, आप जस्ट समझिए कि हाँ कि जो कंपनी है वो काम कैसे करती है, टू ह्यूमन एजेंसी, टू ह्यूमन एजेंसी। अब उसके जो डिसीजन ले रहे होते हैं कौन ले रहे होते हैं, कई जगह पे बोर्ड ले रहा होता है, मेजोरिटी ऑफ द जगह जो है, मेजोरिटी जगह पे कौन लेता है, कंपनी का बोर्ड। और कुछ एक जगह पे क्या है कि जो डिसीजन लेने होते हैं कंपनी के बिहाफ पे, वो लेने होते हैं मेंबर्स को, ठीक है। बोर्ड जब डिसीजन लेता है तो वहाँ पे क्या चाहिए होता है, जो BR मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब यहाँ क्या है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर कंपनी के 5 डायरेक्टर्स टोटल हैं तो 3 फेवर में है, 2 अगेंस्ट हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोर्ड रेजोल्यूशन। बट कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे पाँचों के पाँचों फेवर में चाहिए, दिस इज कॉल्ड यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। और जो मेंबर्स डिसीजन लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं, ठीक है, OR या SR। वो लॉ में लिखा होता है कि यहाँ पे OR पास करना है, यहाँ पे SR पास करना है। OR का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। SR का मतलब क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन।
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या, मेजोरिटी चाहिए, सिंपल सिंपल मेजोरिटी फेवर में चाहिए। ऐसा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वोट फेवर में चाहिए वो अगेंस्ट का 3 गुना, यानी अगेंस्ट अगर 200 है तो फेवर में कितना चाहिए, कम से कम 600। अगर अगेंस्ट कितना है 500 तो फेवर में कितना चाहिए, कम से कम 1500। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में।